ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। आज सेकेंड ईयर एचडीपी के स्टूडेंट्स के लिए मेडिसिन में हम जो डिजीज़ है इम्पोर्टेंट और जूनोटिक है, ये पता होना चाहिए। जूनोटिक है रेबीज़, जिसको अपने आम भाषा में गांव में हिड़किया बोलते हैं। हिड़किया, हिड़काव या रेबीज़, इस तरह के नामों से जो पुकारते हैं। जनरली आप लोगों ने सुना होगा कि जनरली तो कुत्ता हड़का गया, बस यही अपने अभी तक पता है। अभी कुत्ता ही रैबिड होता है, अभी तक इसकी इतनी सी अपने को वो पता था। कहते हैं हिड़का गयो कुत्ता जनरली। तो इस रोग को, जबकि एक जानवर, जो अभी हम पढ़ेंगे कितने जानवरों में अलग अलग होता है, सबसे ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया हिड़काव, रेबीज या जलन टांका, जला टांका या जलन टांका। अब ये जला टांका का ये तो मतलब यही होना चाहिए, पानी से ही मतलब है, जल से। तो ये हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डरता है। तो ये हो सकता है कोई नाम जला टांका ऐसा कुछ आ गया हो इसमें। यहाँ मतलब इसका यही है, लाइसा। तो ये बॉडीज़ जो हैं वो ब्रेन के अंदर इसमें पाई जाती है। तो ये इसलिए इसका लाइसा। पागल कुत्ता यानी कि मैड डॉग आदि नामों से भी पशुओं में मानते हैं, और ह्यूमन बीइंग में इसको हाइड्रोफोबिया के नाम से। ये जला टांका नहीं है, जल आंतक होता है ये। अब मेरे समझ में आ गया, ये गलत लिखा हुआ है। जल आंतक होता है ये, हाँ, जल आंतक। ये इसको जला टांका नहीं, ये नहीं, जच नहीं रहा। जल आंतक, जल आंतक, जैसे जल से डरना, भाग जाना, जल आंतक है ये गलत लिखा हुआ है। जला टांका नहीं है ये, इसको लिखो जल आंतक, आगे लिखो, ये जल आंतक है, इसको सही कर लेना, जल आंतक। हाइड्रोफोबिया मनुष्यों में इसको कहते हैं। अभी अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जानकारी का मतलब ये है, मैं ये क्यों बार बार ये कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको 1 या 2 नंबर की ज़रूर पूछी जाएंगी। जब पेपर बनाने वाला 101% जो है प्रैक्टिकल हुआ, तो इसको बीमारी को ज़रूर टच करेगा, 100% करेगा। यह एक अत्यंत प्राणघातक, संक्रामक, एक दूसरे में फैलाव लेने वाला और लाइलाज, ये इम्पोर्टेंट, जानलेवा। आप देखिए किस किस में होता है। देखिए कुत्ते में, गिद्दड़, बिल्ली, चूहा, लोमड़ी, गिलहरी, चमगादड़ आदि में, जंगली मांसाहारी जानवरों में, काटने से गर्म खून वाले पशुओं व मनुष्य में होने वाला विषाणु जनित जूनोटिक रोग है। तब ये अकेला कुत्ते से नहीं फैलता, ये ध्यान रखना। गिद्दड़, बिल्ली, चूहा, तो इसलिए ध्यान से पालें। बिल्ली, कई घरों में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो ये ध्यान रखने वाला बात है। और जहाँ ज़्यादा चमगादड़ हैं तो ये ध्यान देने वाली बात है। जूनोटिक यानी कि जानवरों से आदमियों में फैलने वाला रोग, जिसमें रोग होने पर रोगी के व्यवहार में बदलाव क्या आता है, अधिक उत्तेजित हो जाता है, पागलपन, लकवा, पक्षाघात होकर मृत्यु का शिकार बन जाता है। तो ये लाइलाज है, बड़ी भयंकर बीमारी। कारण इसमें यह है, अंडरलाइन कर लेना इसको, रेब्डोवायरिडीलाइसा। ये मैंने आपको बताया, इसलिए उसका वो नाम ऊपर लाइसा है। तो ये ब्रेन के अंदर जो है, इसमें ये बॉडी मिलती है। और ये कन्फर्म तभी होता है कि हाँ वास्तव में ये रैबिड था, वरना इस तरह के लक्षण तो बहुत सारी बीमारियों औरों में भी आ जाते हैं। तो तुरंत ये समझ लेना कि ये हिड़क गया है, हिड़काव आ गया इसको, ये गलत बात है। तो ये
रेब्डोवायरिडी या रेब्डोवाइडा लाइसा नामक न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस विषाणु। न्यूट्रोट्रॉपिक क्या होता है? जो नर्व पे अफेक्ट करता है और नर्व के थ्रू ही ब्रेन तक पहुंचेगा, ये ध्यान रखना। जब तक ये किसी नर्व को टच नहीं करता, जख्म नहीं है, ये ऊपर अगर कहीं लग गया तो आपके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, ये भी लोगों में भय डाल दिया गया। अगर आपने इन्फेक्टेड दूध पी भी लिया और अगर आपके आंत में कहीं भी जख्म नहीं है तो ये कुछ आपको करने वाला नहीं है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये अगर कहीं जख्म हुआ तो ये फिर बख्शेगा नहीं, क्योंकि ये न्यूरोट्रॉपिक वायरस है। यह विषाणु पशु के काटने के स्थान से, ये देखिए, नर्वस के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, इसलिए न्यूरोट्रॉपिक। वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक तंत्र द्वारा पशु के अन्य अंगों जैसे लार ग्रंथियाँ, लैक्रिमल ग्लैंड्स और पैंक्रियाज, वृक, ये एड्रिनल एवं अन्य तक ये पहुंच जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ से। आपको पता है एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। यह विषाणु सबसे अधिक मात्रा में रोगग्रस्त पशु की लार में तथा सबसे कम मूत्र व दूध में पाया जाता है। तो अब आप देखिए, ये जो हमारे बुजुर्ग थे, इन्होंने एक परंपरा डाली थी और वो आज तक हम उसी तरह से चल रहे हैं। जब भी दूध हम कहीं से लाते हैं, लेते हैं, तो उसको पहले गर्म करते हैं। तो ये जो अगर वायरस उसमें ये हुआ भी तो वो वायरस इस इतने तापमान पर वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए पहले दूध को गर्म जरूर करें। घर में आया है दूध, सीधा जानवर से निकाला हुआ दूध जिसका भी आप उपयोग करते हैं वो ना पिएं, यूज़ में ना लें। ये पहले भी बुजुर्गों ने ये चीज़ें बताई। यह विषाणु हल्की सी गर्मी से ही मर जाता है, ये देखिए, मर जाता है। भारत में सभी दूध गर्म करके, ये देखिए, करके पीते, इसलिए रोगी पशु के दूध द्वारा फैलने के कम ही आसार होते हैं। तो ये देखिए, ये बुजुर्गों की जो देन हमें पहले से थी वो कितनी शानदार। यह विषाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रीट वायरस और एक होता है फिक्स वायरस। स्ट्रीट वायरस वह विषाणु जो प्राकृतिक रूप से होता है, इसकी घातकता अलग अलग होती है तथा इनक्यूबेशन अवधि भी अलग अलग होती है। अब ये नेचुरल है। और फिक्स वायरस कौन सा है, अब इसे ध्यान से देखें। इसी को ही, ये जो स्ट्रीट वायरस है, इसी को यदि 50 बार खरगोश के मस्तिष्क में एक के बाद एक लगातार प्रयोगशाला में इंजेक्ट करके दिया जाता है, इस वायरस में ऐसी क्षमता आ जाती है कि यह वायरस ठीक 7 दिन बाद खरगोश को मार देता है। इस प्रकार के वायरस को फिक्स वायरस जो है वो कहते हैं। तो देखिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। इसकी जो इतनी वो ताकत, जो क्षमता है जो इसकी बढ़ जाती है अगर इसको फिक्स कर दिया जाता है। सिम्टम्स, यह रोग इनक्यूबेशन अवधि पशु के काटने के स्थान पर निर्भर करती है। ये जरूर बिल्कुल सही है, अर्थात जितना मस्तिष्क के नज़दीक काटता है, इनक्यूबेशन पीरियड उतना ही छोटा होता है। अब इसको समझें, ये क्यों, इसका क्या, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। ये बात समझने से आपको क्या लाभ होगा। जैसे मान लो आपके पास फील्ड के अंदर कोई ऑनर आता है कि साहब हमारे भैंस को या हमारी गाय को इड़किया जो गंडक है या कुत्ता वो खा गया, तो आपका पहला प्रश्न होना चाहिए कि कितने दिन हो गए, पहला प्रश्न। क्योंकि एकदम से कभी भी गांव वाले नहीं आते। तो अब वो ये बताता है आपको कि जी अभी उसको, क्योंकि पता बाद में लगा तो हमें बाद में पता चला जब वो मार दिया या मर गया वो, ऐसा भी होता है ना। इड़का हुआ वो था, देखते हैं गाँव में, इसको अंदर डाल दो किसी बाड़े में और
इसको ऑब्जर्व करो क्या होता है इसका। तो वो मर गया। तो जो वो मर गया तो इसका मतलब वो रैबिट था। अप्रॉक्सीमेट जो तो एकदम से कन्फर्म तो लाइसा से होगा ना, वो बॉडी वहाँ जाएगी डॉक्टर के पास, वो पोस्टमार्टम करेगा, ब्रेन निकालेगा, वो देगा वो पता एक लंबा प्रोसेस। वो 3 या 4 दिनों के बाद में या 7 दिनों के बाद में आपके पास आ गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन उसके ये होना चाहिए कि आपकी जो गाय या भैंस है उसके ये कहाँ काटा। तो अब आप देखिए, अगर तो वो यहाँ मुंह पे नाक पे काट गया तो ये बिल्कुल ब्रेन के बिल्कुल नज़दीक है। देखिए इनक्यूबेशन बहुत छोटा होगा पीड़, ध्यान रखना। अगर वो कहीं पैर पे काटा है या वो पिछले पैर पे काट गया तो देखिए इनक्यूबेशन कितना बढ़ गया, उसका तो टाइम बहुत ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई ऐसा नहीं हो कि वो ये देखे यार 7 दिन हो गए मेरे जानवरों को तो कुछ नहीं है, मुझे टीका लगवाने की क्या ज़रूरत है। नो, रॉन्ग। काटा कहाँ है उसके, ये ध्यान में रखने वाली जो बात है। तो ये इसलिए मैंने आपको रिपीट किया है कि ऐसा होता है गाँव में। गाय भैंस घोड़े में 4 से 8 सप्ताह, भैंस भेड़ व सूकर में 3 से 6 सप्ताह। तो अब आप देखिए 21 से लगभग अंदाजन महीना भर और 4 सप्ताह का मतलब भी महीना और 8 2 महीने। तो अप्रोक्सीमेट ये है, मनुष्य में 14 दिन से 90 दिन। अब देखिए यहाँ भी मैं आपको बात बताऊंगा, कुत्ते में 3 से 6 सप्ताह, कभी कभी 1 वर्ष। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जो मेरे पास मेडिसिन बुक है मेरी ब्लड एंड हेंडरसन की, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 20 साल बाद भी ये रोग उभर कर सामने आ गया। ये हिस्ट्री है इसकी, ध्यान रखना। अब ये तो यहाँ तो 90 दिन और 1 वर्ष तक ही पहुँचे हैं, वो 20 ईयर्स लिखा हुआ उसमें। 20 ईयर्स बाद ये जो है इन्फेक्टेड हो गया बंदा। तो इसलिए ध्यान रखना है, ज़रूरी है कि 2, 4, 6 महीने निकल गए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल बाद भी, और उसमें हिस्ट्री लिखी हुई है कि कैसे हुआ। तो इसको आप ध्यान में रखना। लेकिन आप तो इसी को ध्यान में रखो जो यहाँ आपकी बुक में दिया हुआ है। मैंने ये आपको इसलिए बताया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है 1 वर्ष में किसी को नहीं हुआ तो फिर वो कभी होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। यह रोग 2 प्रकार का होता है, अतः लक्षण भी दोनों में अलग अलग आते हैं। एक है प्रचंड यानी कि फ्यूरियस, और एक है मूक रूप यानी कि डम फार्म। एक तो चुपचाप और एक जो है वो भड़काऊ। तो ये 2 तरह की होती है। एक में तो अगर बीमारी आ गई तो कुत्ता जो है भागता है इधर उधर, बुरा हाल हो जाता है। एक में क्या डम, आराम से बैठा रहता है। ये भी दोनों फार्म। ये जनरली वैसे कुत्ते में ऐसा नहीं होता, ये दूसरे जानवरों में ऐसा पाया गया है। मैंने आज तक देखा नहीं है, हो तो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन होता नहीं है। कुत्ते में तो यही है कि वो इधर उधर वाला ये फ्यूरियस ही आती है उसमें जनरली। प्रचंड में क्या होता है और मूक में क्या होता है, देखते हैं। प्रचंड में इस प्रकार के रोग की स्थिति में पशु का व्यवहार एकदम बदल जाता है। पशु मालिक का कहना नहीं मानता, पशु की आवाज़ बदल जाती है, वह बार बार चिल्लाता है, रंभाता है। पशु एक गांव से दूसरे गांव उद्देश्यहीन, एमलेस, सीधा चलता है। कभी कभी तो 45 किलोमीटर तक बराबर चलता जाता है। पशु के लार गिरने लग जाती है। पशु मक्खियों आदि को भी हवा में पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे फ्लाई बाइट कहते हैं। पशु अखाद्य वस्तुओं, पत्थर, लकड़ी, घास आदि को चबाने काटने लगता है। पशु लड़खड़ा के चलता है। पशु की ग्रसनी, मांसपेशियों, फेरेंजियल मसल्स में जो है पैरालिसिस होता है। वह ये काष्ठद क्या होता है, ग्रसनी, ये काष्ठद आप देखना, ये ग्रसनी है क्या, फेरिंग्स अथवा कंठ, लैरिंजियल मस। लैरिंग्स और फेरिंग्स जो है, आप लैरिंग्स और फेरिंग्स अपने को पता ही है। जैसे
जो है वो फेरिंग्स कॉमन है, जो सांस और फूड के लिए होता है, और लकवा हो जाता है इनका, जिससे पशु बाल्टी आदि में मुंह को पूर्ण डुबो तो देता है परंतु पी नहीं सकता तथा भोजन निगल नहीं सकता। अंत में इसी लकवे के कारण पशु भौंकना भी बंद कर देता है, पैरालिसिस हो जाता है। पशु का लैंगिक रूप सेक्सुअली उत्तेजित हो जाता है। मादा पशु ताव में नहीं होते हुए ताव जैसे लक्षण दिखाती है तथा नर पशु सभी पशुओं पर माउंट करता है, चढ़ने लगता है। पशु का निचला जबड़ा लटक जाता है, जीभ बाहर आ जाती है, जमीन पर गिर जाता है तथा पशु के मांसपेशियों में लकवा होने के कारण कुछ भी खा पी नहीं सकता। पशु को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और अंत में रोगी पशु मर जाता है। तो ये इसके हैं फ्यूरियस फॉर्म्स के लक्षण। अब इसमें हम डम जो फॉर्म है या मूक फॉर्म है इसको देखते हैं। इसमें पशु और ये इसमें पशु अंधेरे में चुपचाप बैठा रहता है। नीचे जबड़े की मांसपेशियों के लकवा होने के कारण निचला जबड़ा नीचे लटक जाता है तथा लार अत्यधिक मात्रा में गिरती है, जीभ भी बाहर लटक जाती है। पशु आवाज़ बहुत कम करता है। पशु बैठा बैठा ही काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने को भागता है। इसको स्नैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बैठा बैठा ही, जैसे यहाँ बैठा हुआ है यूं मारेगा, जैसे यूं, इस तरह से यूं उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा बैठा बैठा। पैरालिसिस के कारण पशु गिर जाता है। भूख प्यास व सांस में दिक्कत होने के कारण करीब 7 दिवस में ही पशु मर जाता है। मनुष्यों में व्यक्ति अपनी तस्वीर पानी में देखकर डरता है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। पागल पशु के काटने की हिस्ट्री डायग्नोस जो है कैसे करोगे आप, पता लगाओ कि भाई वो आके बता ही देता है कि पागल पशु ने काटा है। ये देखिए आप, लाइसा, ओके सॉरी, निगरी बॉडीज होती हैं भाई, वो लाइसा तो उसका नाम है, सॉरी, ये लाइसा उसका नाम था। और ये लाइसा उसमें जो है वायरस जो है निगरी बॉडीज बनी हुई मिलेगी ब्रेन के अंदर, तो उसमें यस लाइसा बॉडी नहीं है, ये निगरी बॉडीज है भाई, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना, उसको हटाना भाई, सॉरी, निगरीज बॉडी है ये। हाँ, प्रयोगशाला में रोगी के मस्तिष्क के कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में निगरी बॉडीज मिलती हैं, निगरी बॉडीज मिलती हैं, ये अंडरलाइन करना, उसको नहीं भाई, उसमें लाइसा तो वायरस है ये। अब वो मेरे ध्यान में कहीं लाइसा बॉडीज रह गया, लाइसा तो जो है वो है वायरस का नाम है। तो ये जो है निगरीज बॉडीज है, निगरीज बॉडीज इसमें मिलेंगी। ट्रीटमेंट में रोगी पशु की मृत्यु निश्चित है, अतः रोगी पशु को दूर अलग बांध दें। कुत्तों की नसबंदी करें ताकि नस्ल की वृद्धि कम हो, श्वान कम हो एरिया में, और जो रखें वो अपना डोमेस्टिक रखें, घर में पालें, ताकि उनके जो बराबर इंजेक्शन टीकाकरण जो है वो होता रहे, वरना जो है वो कहीं बीमारी फैलाएंगे, इसलिए ये ज़रूरी है। तो ये तो सरकार कर सकती है या लोकल बॉडीज कर सकती हैं वहाँ की, आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि नसबंदी जो है ये आपके अकेले बस में नहीं होता, यहाँ हमने खूब हॉस्पिटल में ये की है, तो इसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट मिलके, क्योंकि रोटी का कौन का प्रबंध करेगा, उनको 7 दिन रखना है नसबंदी के बाद में, दूध कौन उनको लाएगा, रखने की व्यवस्था कौन करेगा, तो ये तो जेल प्रबंधन करता था, और उनको पकड़ के लाने का काम कौन करेगा, तो ये पकड़ने का काम जो है जहाँ ग्राम पंचायतें हैं वो, नगर पालिका है जहाँ वो, तो उनके जो है कर्मचारी हैं वो इनको पकड़ के आपके अस्पताल में लाएं
तो और आपका काम होता है उसके अंदर कि उसकी जो है आप नसबंदी करें। तो ये 3 या 4 जो है प्रशासन साथ होता है, मिल कर के जो है, क्योंकि पेमेंट कहाँ से आएगी, सरकार पैसा देगी उसकी नसबंदी के लिए जो खर्चा आएगा, क्योंकि उसके नसबंदी के अंदर आपको आपने अभी सर्जरी में अपने पढ़ ही लिया, कैटगट चाहिए, सारा जो है आपको सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए तो 7 दिन फिर आप उसको एंटीबायोटिक भी लगाओगे, रखोगे तो उसकी ड्रेसिंग भी करनी है, सारा तो सारी चीज़ें की व्यवस्था जरूरी है। पालतू कुत्तों, बिल्ली आदि के प्रत्येक वर्ष आप ये ज़रूरी है एंटी रैबिक वैक्सीनेशन करावें। कोई कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, यहाँ तक कि चूहा आदि भी काट ले तो उसे मारें नहीं। 21 दिन तक निगरानी रखें, यह देखें क्या पशु जिंदा है या मर गया। यदि पशु 21 दिन में लक्षणों को दिखाते हुए मर जाता है तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। ये इसमें तो इसमें ये क्यों बात कही गई है इन्होंने, इसको भी आप इसको ध्यान से समझें। वो मैंने इसलिए कहा कि आप अभी पहले मैंने बताया कि कुत्ता काट गया, अब ये घबराने वाली बात नहीं है कि अब मुझे तो ये टीके लगवाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुत्ता काट गया तो वो रेबिडी हो, लेकिन कुछ जो है वो रिसर्च में ये आया है कि इनएक्टिव फार्म में कुत्ते में ये विषाणु जो है वो पाया ही जाता है उसकी लार में। तो कुछ का ये दावा है कि जैसे अगर कुत्ता काटता है तो आप अपने आप को 100% डोसीज में वैक्सीन करवा लें। ये भी मैंने पढ़ा है कि इसके दांत में या इसके दांत के लार में इसके होता ही होता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा था वो मैं ये बता रहा था कि गांव में क्या है कि वो घर का ही कुत्ता है, या गांव में तो एक दूसरे जो लोग रखते हैं एक दूसरे के पालतू कुत्तों को का पता होता है। तो वो गड़बड़ कब होगी आपको पता तब नहीं चलेगा अगर वो कोई रैबिट जानवर था कहीं गिराया हुआ और उसने क्या किया, वो जानवर खा के आ गया हो कुत्ता। अगर ऐसा कहीं हो जाता है तो संभावना है ऐसी, आपको तो पता नहीं होता ना, इसलिए कहते हैं कि जो अगर है तो ऐसा आप तो टीकाकरण करवा लो, क्योंकि उसके बाद में कोई इलाज नहीं है इसका, इसलिए वो कहते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, गाँव के अंदर तो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं जी माने तो ज़रूरत ही को नहीं पड़ी टीको लगवाने की, और मैं तो लाल मिर्च बांध ली और माने तो की को नहीं आ, देखो मैं तो ये फिर लाग रहा जिंदा ही फिरा। ऐसा भी आपको मिलेगा सुनने को। तो उसमें क्या था, कुत्ता काट गया, अब वो नहीं था मान लो रेबिड, या उसके लार में वो वायरस नहीं था और वो कहीं ऐसी चीज़ को खा के नहीं आया होगा, तो वो जो बचाव रह गया। तो लोग उसी भेड़ चाल में क्या भाई इसके कुत्ता काट गया, लाल मिर्च बांध दो, तेल लगा के गर्म करके लाल तेल मिर्च बांध दो तो ये बच जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। जैसे अब आप इसको अदरवाइज़ भी मत लेना कि अब सांप खा जाता है तो कहीं ले जाते हैं जहाँ पे श्रद्धा है उनकी, तो वो कहते हैं जी कमाल कर दी जी, झाड़ू मारे, फूंक मारी, ये किया वो किया और वो बच गया। अब आप बताइए कि क्या सारे सांप जहरीले होते हैं? मैक्सिमम सांप कुछ को छोड़ के जहरीले नहीं होते, ये आप पढ़ें। तब वो सांप खा गया था, अब वो झाड़ा लगाया तो वो क्या है, वो बच गया। लेकिन कोबरा जो है खिलाने के बाद में फिर झाड़ा पूछ वाले के पास ले जाना और फिर बचा के बता देना, अगर बचाने की बात है तो। मैं इसको ये नहीं कहता, बहुत शक्तियाँ पड़ी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये कि आम बात है तो इससे आपको बचना है, लोगों को बचाना है कि भाई ये क्या अंधविश्वास में पड़े हुए हो आप, जान गंवा लोगे। तो वो क्या करते हैं, कई बार हमने ऐसा अखबारों में पढ़ा है, वहाँ ले गए
वो जो बैठा हुआ था, वो क्या हमारे इस भाषा को तो यहाँ मारवाड़ी में तो भोपा ही कहते हैं उसको, क्या भाई कोई भोपा, उसके बाद ले गए मंत्र पढ़ा, फलाना पढ़ा, ढींगड़ पढ़ा, वो ख़त्म हो गया बच्चा। तो मेरा ये आपको ये बातें आपको भी समझानी है लोगों को, ये भी आपका एक्सटेंशन का कार्य है। लोगों की भलाई हमारा कार्य है मेन, और जिसके अंदर लोगों की भलाई होती है वो बात हमने लोगों में जाके शेयर करनी है। तो ये लोगों की भलाई की बात है कि भाई इस तरह का आप मत करो कि भी लाल मिर्च बांध ली या गाय के बांध दी या भैंस के बांध दी। और आजकल गाय भैंस कितनी जो है वो कई बार गाँव में मैं जनरली जाता था तो वास्तविकता ये थी, लोगों के साथ सिंपैथी होती थी कि भाई एक जो है बकरी किसी की मर जाए बेचारे की, तो बकरी नहीं ला सकता गरीब आदमी दोबारा, और अगर भैंस उसके घर से चलेगी तो फिर तो वो क्या खरीदेगा। तो कहने का ये मतलब है कि इस तरह की धारणाओं से उनको अगर बाहर निकालते हैं तो एक हमारा एक बहुत बड़ा, ये पुण्य का कार्य भी है, धर्म का कार्य भी है। और बता देता हूँ आपको, 21 दिन तक, अच्छा वो गाँव में इस बात का पता भी होता लोगों को कि भाई इसको बाड़े में रखो, और अगर ये 21 दिन के अंदर जो है इसमें प्रॉब्लम आ गई, अगर ये मर गया, तो अगर हमारा कहीं हाथ लगा हुआ है या फिर हम सोचेंगे टीका लगवाने के लिए, ये बिल्कुल सही, ये सही बात है उनकी। रोगग्रस्त पशु मर जाए तो उसे आदि, ये देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि भाई इसको सीधा नहीं गाँव में फेंक देना, बाहर ले जा कर के चूना आदि डालकर गहरे खड्डे में गाड़ दें, यहाँ तक कि उसकी बिछावन आदि भी गाड़ दें या जला दें। क्योंकि उसको जो है क्या करेंगे, वो गिद्ध है, कुत्ते हैं, ये इस तरह से वो खाएंगे, और जब वो खाएंगे तो वो लार में उनके भी आ जाएगा। तो जब वो आ जाएगा तो या तो वो बिना भिड़काए भी तुम्हें किसी को खा गया तो आप तो मारेगी, वो 100% हिड़काएगा ही, वो भी हिड़क जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए रोगी पशु के संपर्क में आए सभी उपकरणों को गर्म पानी से धोएं। रोगी पशु कुत्ता बिल्ली काट लेता है तो घाव पर तुरंत लाल दवा के 2 दाने अथवा कार्बोनिक एसिड, कार्बोलिक एसिड है ये, कार्बोनिक नहीं होता है, कार्बोलिक है ये जलाएगा उसको जगह को, कार्बोलिक, इसको लय को नय को लय करो, कार्बोलिक एसिड लगा दें। टीकाकरण में बस ये बचाव ही, कहते हैं ना बचाव ही आज सुरक्षा है। आज अभी ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। प्रोफाइलैक्टिक, रेबिसिन खुराक डोज इसकी, तो ये टीके हैं सभी पशुओं में इंट्रामस्कुलर सबकट, काटने के दिन वो हो गया 0 दिन, फिर तीसरे दिन 0 से गिनेंगे, फिर 7वां 0 से गिनेंगे, फिर 14वां 0 से, फिर तीसरा 0 से, यानी महीना हो गया। तो ये महीने में इतने टीके लग जाने चाहिए। कौन सा? 1 2 3 और ये 4 और ये 5वां, ये विदिन 1 मंथ है ये 5 टीके, ध्यान रखना। 0 वाला एक लग गया, 3 तीसरे दिन, यानी कि एक दिन छोड़ के तीसरा आ गया, 0 से 1 2 और फिर तीसरा, यानी चौथे दिन आ गया। इसके बाद में 7वां 3 दिन छोड़ दो 4 दिन, उसके बाद 7वां आ गया, फिर बीच में 7 दिन छोड़ दो 14वां आ गया, तो ये और 13th डे। तो ये देखिए कितने हो गए, 0 3 7 और 14 और 13, तो 5 टीके जो है लग गए। तो ये 6 टीका का कोर्स आता है पूरा। और छठा जो है 0 से, यानी महीना तो ये हो गया, अब ये 2 महीने और, यानी 60 डे और ले लो, तो टोटल हो गए 90 डे पे। तो ये 90 डे 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ये 6 के 6 इंजेक्शन लग जाने चाहिए। ये इसका प्रोसेस है। अब है बायोमेड, इसमें खुराक डोज सभी पशु में 1 ml इंट्रामस्कुलर, 7 दिन लगातार लगाना है इसको। इंट्रामस्कुलर है ये। IVRI पुणे का BPL इनएक्टिवेटेड एंटी रेबीज वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड, मैंने आपको बताया था एक्टिवेटेड
और इनएक्टिवेटेड, और एक होता है जो मरा हुआ यानी कि डाइड। तो इस तरह के ये वायरस हैं सारे के सारे। तो ये है इनएक्टिवेटेड किया हुआ, उसकी एक्टिविटी को कम किया हुआ। इनएक्टिवेटेड एंटी रेबीज वैक्सीन। खुराक डोज है गाय भैंस में 10 ml सबकट फॉर 14 डेज। बछड़े भेड़ व बकरी सूअर में 4 ml सबकट फॉर 7 डेज। कुत्तों में बिल्ली में 2 ml सबकट फॉर 7 डेज। और ज़्यादातर आजकल ये जो रक्षारब है इसी की जो है वो ज़्यादातर डोज लगाई जा रही हैं। ये ज़्यादातर यूज़ हो रही है आजकल और ये आम मिल रही है और हॉस्पिटल में भी उपलब्ध हो सकता है। मेरे टाइम में थी। रक्षारब बचाव हेतु सभी पशुओं में 3 वर्ष की उम्र के बाद 1 ml सबकट और पुनः 1 ml सबकट 28 दिन के बाद। तो ये बचाव हेतु जो है सभी में लगाई जाती है। रोगी पशुओं के काटने के बाद सभी पशुओं में खुराक अब वही 1 ml सबकट है और वही सिस्टम है इसका जो ऊपर हमने पढ़ा 0, 3, 7, 14, लेकिन इसमें 30 की जगह 21 है, ये ध्यान रखना। 1, 2, 3, 4, 5 और वही 6 डोज हैं। तो इसमें 0, 3, 7, 14 14 के बाद ये 21, 14 के बाद 28 हमने पढ़ा है इसको। मैं इसको नोट करता हूँ और मैं इसको कन्फर्म करूँगा। 14 के बाद 28 पढ़ा है हमने, 28 और फिर 90। ये मेरा यही था। ये बड़ा ये तो यूज़ में लिए हुए हैं इसलिए मेरे को ध्यान में। तो ये वैक्सीनेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमने ये जो रेबीज़ जो डिज़ीज़ है इसको पूरा अच्छी तरह से विवरण के साथ देखा। और जो मैं दोबारा फिर सॉरी फील करूँगा उसके लिए, लाइसा मेरे दिमाग में रह गया, उसके लिए निगरी बॉडीज़ है उसको आप ध्यान में रखें। ब्रेन के अंदर निगरी बॉडीज़ पाई जाती है। लाइसा वो हमने पीछे पढ़ ही लिया था कि भाई ये जो लाइसा है वो रेब्डोवायरिडिलाइसा ये नामक है। और इस जीवाणु का नाम अवश्य याद कर लें क्योंकि ये जो है पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।